होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है शत की ये पारी के साथ। आप सभी को विशेष आभार। आपके कारण आज किरदार जिंदगी के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 100 एपिसोड अपने आप में बहुत बड़ी बात। हमारे लिए नई ऊर्जा का संचार, नई चेतना का संचार और आगे बढ़ने की प्रेरणा का संचार। 99 एपिसोड में हमने अलग अलग किरदार को आप सभी के समक्ष रखा और अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से धुरंधर लोगों को आपसे मिलवाया। उसी कड़ी में आज फिर एक नई शख्सियत के साथ 100वीं यानी कि शत की ये पारी के साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और पूरी सशक्त टीम के निरंतर मेहनत से आज हम शत की पारी में पहुंचे हैं। हमारे साथ आदरणीय गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और भाव तो मेरे चेहरे पे आपको दिख ही रहे हैं कि मैं कितनी खुश लग रही हूँ और खुश होना स्वाभाविक है क्योंकि हमने बहुत कड़ी मेहनत की। 100 किरदारों को आप सभी के समक्ष रखा और एक से बढ़कर एक लोग। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारी पूरी टीम को जिन्होंने निरंतर कदम से कदम मिलाया और यहाँ तक हम पहुँच पाए। किरदार जिंदगी की इस कड़ी में एक खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। उनका परिचय मैं दे दूं क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और हमारी परंपरा रही है कि आगंतुक जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे आमंत्रित किरदार हैं, उनके बारे में उनके परिचय, जीवन परिचय को हम पढ़ें ताकि आप उनसे रूबरू हो पाए। आज की जो किरदार है वो है मधुबाला जबाना जी। बहुत प्यारी, बहुत शानदार शख्सियत। आपको उनके साथ बहुत आनंद आएगा। और उनका परिचय है, आप व्यावसायिक तौर पर इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं और बचपन से ही आपको कविता लिखने का बहुत शौक रहा है। अभिनय एवं नृत्य में भी आपकी बहुत रुचि रही है और कई प्रतियोगिताओं में भी आपने प्रतिभाग किया और बहुत सारे सम्मान आपको अर्जित हुए। 10 वर्ष की अवस्था में दूरदर्शन पर प्रसारित बाल नृत्य नाटिका में मुख्य भूमिका बुद्धू बालक की आपने निभाई है। 14 वर्ष की अवस्था में विष्णु प्रभाकर जी के नॉवेल पर आधारित युवा वाणी से प्रसारित रेडियो नाटक आवारा मसीहा में नायिका की भूमिका आपने निभाई है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा IMA हॉल में हजारों लोगों के समक्ष कव्वाली एवं एकल नृत्य में, जिसमें दूरदर्शन के सभी संगीतज्ञ भी शामिल थे, आपने प्रस्तुति दी है। संगीत एवं नृत्य, कविता लेखन में कई पुरस्कार आपने अर्जित किए। बाल भवन में कविता एवं नाटक दोनों में देश का आपने प्रतिनिधित्व किया है और आपकी शादी के बाद यानी कि विवाह के पश्चात विदेश जाम्बिया में हिंदी एवं गुजराती दोनों में प्रकाशित मासिक पत्रिका हिंदू का आपने संपादन किया है। पिछले 12 वर्षों से पहले जन प्रकाशन अखबार में काव्य कॉर्नर का संपादन आपने किया है एवं साहित्यिक विधाओं को सिखाने का भी आपने कार्य किया है। 26 वैदिक छंदों को सीखने एवं सिखाने का कार्य आपने किया है। 10 वर्ष से अभिव्यक्ति साहित्यिक संस्था में लेखन की कार्यशाला आप चलाती हैं, उसकी अध्यक्ष हैं। बेहतरीन कवित्री हैं, बेहतरीन गजलकारा हैं और सबसे अच्छी बात, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपका परिवार बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। आपके जो दादाजी रहे हैं वो राजवैद रहे हैं, कश्मीर की महारानी
के समय की बहुत सारी बातें आज हम तरोताज़ा करेंगे। तो चलिए उनका हम अभिनंदन करते हैं, मधुबाला जी से आपको मिलवाते हैं। प्रतीक्षा आपकी पूरी हो चुकी है और शतकीय पारी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका, हमको आपने समय दिया और बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मैं भी बहुत इंतजार कर रही थी कि वैभवी कब मुझे आमंत्रित करे, क्योंकि ये पटल जो है, ये आपका जो ये इतना समृद्ध पटल है, उस पे आना ही बहुत बड़ी बात है। और आपका इतना अच्छा संचालन और कितने अच्छी तरीके से आप परिचय देती हैं, वो तो सबको पता ही है। और इतने कम समय में आपने इतनी प्रगति की है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और आपके मंच का ये शतकीय कार्यक्रम है, और इसमें मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इसमें उपस्थिति है। शतकीय जैसे एक होता है या शतक होता है या हजार होता है या 100, वो एक अलग ही स्पेशल होता है, उसमें मेरी हिस्सेदारी है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस इसीलिए क्या बोलूं, अपने बारे में क्या बोलूं। अभिव्यक्ति नामक मंच मैं 10 साल से चला रही हूँ, तो जी, हम जिसमें बहुत कि सारी सबको बातें काबिल। करेंगे मधुबाला जी। जी। सबसे जी पहले कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम जो किरदार हमारे सामने होते हैं उन्हें हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम देखिए हमारा मानना है कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आज हम कुछ भी हैं तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो परिवार की के बारे में हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ राजीव तनेजा जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर भाई साहब को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी तरह आप बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखना है मधुबाला जी से। आदरणीय मीता गुप्ता जी, डॉक्टर मीता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, आपको बहुत बधाई। मीता जी हमारे कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और जो भी कार्यक्रम हम करते हैं बहुत लगन से करते हैं। पूरी टीम मेरी बहुत सशक्त है, अगर मैं कहूँ तो पूरी टीम को मैं अभिवादन करती हूँ। और हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में मधुबाला जी। जी अपने परिवार का क्या कहूँ। हम 8 भाई बहन हैं, और हमारे पिता ने हमें बहुत स्नेह से, बहुत अमीरी तो नहीं रही, परंतु इतना स्नेह और इतना सम्मान मिला इस परिवार में। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। मैं शादी से पहले कंधारी थी, क्योंकि हम काबुल कंधार से बिलोंग करते हैं। तो आप एक बारी आपसे बात हो रही थी, तो जहां से गांधारी थी वहां से हम कंधारी हैं। मैं पहले मधु कंधारी नाम से थी। मेरे दादा 13 वर्ष की अवस्था में काबुल कंधार से घोड़े पे यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, तिबिया कॉलेज में यूनानी पढ़ने के लिए। परंतु उनके परिवार का भी एक अलग ही इतिहास है। उनके परिवार में उनकी माता और उससे पहले के बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का हाथ से इलाज करते थे, मोतियाबिंद को निकालने का, जो कि एक बहुत ही परंपरा, मतलब जो बहुओं में चल रही थी परंपरा। और फिर आगे मेरे दादा नारायण दास कंधारी, जो कि यहाँ पे पढ़े, तिबिया कॉलेज में पढ़े, और वो उन्होंने यूनानी में इतनी सफलता हासिल करी। उसके साथ मैं कहती हूँ, मुझे संगीत का कैसे शौक हुआ। मेरे दादा एक हकीम होते हुए भी हारमोनियम बजाना, कविता लिखना, वही पिता में आया, वही हमारे अंदर आया। तो मेरे दादा का काम इतना अच्छा चलने लगा कि वो इतने मशहूर हो गए। सब लोग जानते थे कि हकीम साहब कोई भी असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं। तो कश्मीर में उनका जाना हुआ, तो कश्मीर की महारानी से मिलना हुआ, और उन्होंने कहा कि हकीम साहब आप हमारे राजवैद्य बन के यहीं रहें। किंतु वो मनमौजी थे और उन्होंने उनका इलाज वगैरह किया, किंतु वो महल से बनकर नहीं रहे।
और उसके पश्चात वो नजीबाबाद में, जहाँ के चंद्रा कत्था इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मशहूर है, उनके परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध थे और उनके घर घर के लोगों का इलाज किया। और साहू परिवार, टाइम्स ऑफ इंडिया का आप जानती हैं साहू परिवार, तो रमेश चंद्र जैन जो साहू परिवार के, ये सब मेरे दादाजी से के बहुत अच्छे मित्र रहे। और अखबारों में और इन सब उनमें मैं क्या बताऊं, मेरे मेरे दादा ने कभी किसी भी पद का फायदा नहीं उठाया, और बस अपने अपने बच्चों को और अपनी विदा पे, उन्हें अपनी विद्या पे इतना ज्यादा गर्व था कि वो असाध्य से असाध्य रोग ठीक करते रहे। जी, ये तो मैंने बताया आपको। आप कुछ और? जी, बहुत अच्छा लगा आपके दादाजी के बारे में, जो कंधारी शफ़ा खाना है, जो कि आपने बताया था कि हमदर्द से भी बहुत पहले हुआ करता था, तो उसके बाद हमदर्द आया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की कि आप उनके आपके पूर्वज ऐसे थे और चीज़ें वहाँ से निकल कर आती हैं और एक अलग माहौल आपको मिलता है और कहीं न कहीं वो बात होती है, एक रॉयल्टी वाली बात होती है कि आपका परिवार इस तरीके का था और धीरे-धीरे उस रॉयल्टी को आप सँभाल पा रहे हैं। तो ये अपने आप में आपके चेहरे से वो राजवाड़ा चीज़ें दिखाई देती हैं, वो फ़ील है आपके उसमें, आपके व्यक्तित्व में, और इसीलिए आप किरदार का हिस्सा हैं और आज शतकीय पारी है हमारी। तो ये हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूँ, मैं आपको जानती हूँ और राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। अनीस अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका इस्तकबाल है। और उसके साथ अ, अविनाश चंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब इसी प्रकार बने रहिए, जुड़े रहिए। आदरणीय ललन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। वाक़ई जो रॉयल्टी की मैंने बात की वो आपके चेहरे से झलकती है, वो दिखाई दे रही है। आपके व्यक्तित्व में, आपके वाणी में और आपकी पढ़ाई-लिखाई जो भी आपने अर्जित किया है। आपने अपने परिचय में बताया कि आप छोटी-सी उम्र से कविता लिखती हैं। और कविता का जो शौक था, डांस करने का, नृत्य का शौक था, नाटक का शौक था। तो कविता और नाटक दो अलग-अलग विधा है। तो उससे कला तो है। कला तो है, कला। कला तो है। तो दोनों का जुड़ाव ऐसे कैसे संभव हुआ कि कविता और जोड़ नाटक इक्वल टू मधुबाला? जी, मैं इस कविता का कैसे दौर शुरू हुआ, पहली बात तो मेरे पिता भी कविता लिखते थे और वो जीन्स में तो आया ही आया। और दादाजी को हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था और बहुत अच्छा गाते थे, तो दादाजी से गाने का भी हुआ। पर मेरे कविता लिखने के पीछे कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो सबसे पहले बचपन में क्या हुआ कि मेरे भाई के स्कूल में एक लड़का था जिसकी कि सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मैं बहुत छोटी थी और मेरे साथ तो वो खेलता ही था, या फिर उसके साथ हम जाकर के भैया के स्कूल जाते थे। तो मैंने पहली कविता, जब उसकी ये खबर आई तो मेरे लिए मृत्यु एक अलग चीज थी, तो मैंने चंद पंक्तियां उसके लिए लिखी। और फिर उसके बाद जब कभी भी मैं दुखी होती थी, तो जब कभी भी छोटी, मतलब दुख से ही उपजी है कविता। मैं क्या बताऊं कि ये मैं यही मानती हूँ। मैं उसके लिए मैंने कुछ लिखा भी था कि जब हद से दर्द गुजर जाए वो दर्द दवा बन जाता है, ये दिल की समझो मजबूरी विद्रोह नहीं कर पाता है, अपनों के शब्द बाणों से तिल तिल मरता ही जाता है, जब हद से दर्द गुजर जाए वो दर्द दवा बन जाता है। इसमें दूसरी पंक्ति में है कि शायद यही सब होना था, शायद यही सब होना था, होनी होकर ही रहती है, दुख से ही उपजी कविता है, हर कवि व्यथा दोहराता है, जब हद से दर्द गुजर जाए वो दर्द दवा बन जाता है। एक आखिरी पंक्ति है कि ये कलम उठ चली,
ये कलम चली जब दर्द उठा, अश्रु बहकर ही भाव बना, आहों ने कला को जन्म दिया, जो शम्मा जलाए जाता है, जब हद से दर्द गुजर जाए, वो दर्द दवा बन जाता है। तो वो तो उस टाइम तो मैंने अटपटी सी एक कविता लिखी थी, जो कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखी भी है। बहुत याद करने पे मेरे को याद आई थी कि मैंने पहली कविता कौन सी लिखी थी, क्योंकि पहले की कविताएं मैंने संजो के ही नहीं रखी। उनका लेवल नहीं लगता था मुझे कि ये सच है, मतलब संजो ही जाए। किंतु बाहर मेरा ये रोग कुछ ज्यादा बढ़ गया जब मैं विदेश में गई, अपने घर वालों से नहीं मिल पाती थी। तो 5 साल में बच्चों के साथ विदेश में, ससुराल मेरा विदेश में था, जाम्बिया में। तो हर रोज मेरा यही होता था कि डायरी के पन्ने भरते ही जाते थे और मैं कविताएं लिखती ही जाती थी। अपने माता पिता से ना मिल पाना, और एक दिन मेरी एक सखी को ये पता चल गया कि मैं कुछ कविताएं लिखती हूँ, तो मैंने ऐसी, जैसे एक किटी पार्टी थी, उसमें 2-4 कविताएं सुना दी। तो वो बोले, यार तेरा तो इतना अच्छा लेवल है। वो उठा करके मेरी डायरी उठा करके ले गई कि मैं पढ़ूंगी घर में। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। वो डायरी ले गई, और वो वहां पे हिंदू टेम्पल था, जहाँ पे हिंदी पत्रिका हिंदू, जो कि गुजराती और हिंदी दोनों में छपती थी, उनके संपादक को दे दी, और उसमें से मेरी कुछ कविताएं छप गई। जी वो जी। मेरी कविताएं छपी, लोगों ने पसंद करी कि अरे, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो गुजराती का मैं देख लूंगा, आप हिंदी की जो कविताएं आया करें उसका आप कर लिया कीजिए। तो बस मैं जो लोग लिखते थे हिंदी की, उनकी जी, करेक्शन करती थी, और इस प्रकार सह संपादक हिंदू पत्रिका की बन गई। क्या बात। अच्छा, मज़े की बात ये है कि तमाम सुधी श्रोताओं को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम और आपने बहुत हुआ तो 5 साल 10 साल से फ़ेसबुक की दुनिया में हम आए होंगे, लेकिन मधुबाला जी ऐसी शख्सियत हैं जो 20 साल पहले फ़ेसबुक पे आई हैं, और जब से फ़ेसबुक शुरू हुआ था तब से मधुबाला जी फ़ेसबुक पर हैं। जी, तो ये भी एक इनके जीवन का अनुभव है, जो मैं अभी थोड़ी देर में कहूँगी मधुबाला जी को साझा करें। इससे पहले निशा पोद्दार हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, और आपको विशेष आभार और विशेष शुभकामनाएँ शत किए पारी की। राजीव तनेजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनीस अहमद साहब हमारे साथ बने हुए हैं। छिपी हुई जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, बहुत बढ़िया। राजीव जी, मधुबाला जी को हमने इसीलिए आमंत्रित किया है ताकि जो छुपी हुई बातें हैं उनके जीवन की, जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, उन सब बातों को आज यहाँ पर हम लेकर आएँ। और मनोज कुमार मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराधा कुंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। और अनीता बाला त्रिपाठी दीदी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए। तो अभिव्यक्ति जो संस्था है आपकी, आपने 10 साल से उसको शुरू किया, तो अभिव्यक्ति शुरू करने का जो खास उद्देश्य है, जो एक कोई कारण रहा होगा, वो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। और तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संस्था है। इसके द्वारा बहुत सारे जो नवांकुर कवि कवित्रियाँ हैं, वो निकल कर बाहर आई हैं, निखर कर बाहर आई हैं, और ये चलती फिरती पाठशाला है, मैं यही कहूँगी मधुबाला जी, जो सिखाती रहती हैं जी, सबको और सब आगे बढ़ते रहते हैं। मधुबाला जी, वो ज़िक्र भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर करें कि जब बच्चे सीख लेते हैं, वो अपने गुरु को भूल जाते हैं, वो पल बड़ा दुखद होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी। मैं हिंदुस्तान में जब आई, तो मुझे ये लगता था कि मैं कोई किसी कवियों के साथ या मंचों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। परंतु जब फेसबुक पे आई, तो कुछ टाइम बाद मैंने एक पेज बनाया, लोग मुझे जानने लगे कि मैं भी हूँ कोई।
मैं कहूंगी इसमें फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है, जो घर में बैठी कितनी ही औरतें थी प्रतिभावान, जिनकी प्रतिभाओं को अंदर सिर्फ चूल्हे चौके में रह गई थी, जिनकी प्रतिभाएं, उन सबको निकल के बाहर आने का प्लेटफॉर्म फेसबुक ने दिया। तो उसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उसमें एक मैं भी ऐसे, हूँ। जी जी, तो मैंने कुछ अपनी कविताएं लिखनी शुरू करी। सबसे पहले एक हिंदी पत्रिका, जो ई पत्रिका थी सर्वप्रथम, उनके अरुण गोरखपुरी साहब, वो खुद भी कविता बहुत अच्छी लिखते थे, इसलिए कविता को जांचने वाला अगर कोई कवि ही हो ना, तो आपकी कविता को पंख लग जाते हैं। तो सर्वप्रथम के अरुण गोरखपुरी साहब बहुत ही अच्छी कविता लिखते थे। उन्होंने मुझे कई लोगों के बीच में से छांट लिया कि मधु तुम बहुत अच्छी कविता लिखती हो। एक पहली पहली बार किसी ने ऐसे मुझे कहा, मैं वो शब्द ऐसे अतिशयोक्ति ना हो तो मैं शब्द दोहराना चाहूंगी उन्हें। वो, क्योंकि आजकल लोग खुली कविता बहुत लिखते हैं, छंदबद्ध नहीं लिखते, और मेरे को छंद का जब ज्ञान भी नहीं था, तब भी मैं ऐसी कविता लिखती थी जिसमें कि काफिया का मिलान बहुत सही चलता था। तो उन्होंने मेरी कविता देखी, तो मैंने उनके पास एक कविता भेजी कि सर मेरे को तो छंद नहीं लिखना आता, मैं ऐसे करके मैं कविता लिखती हूँ। तो मैं वो कविता सुनाती हूँ कि मन की पीड़ा जिसने समझी वही मीत कहलाता है, नाम के रिश्ते नाम के बंधन प्रेम ही सच्चा नाता है, यूं तो उसके चंद शब्द ही मरहम से बन जाते हैं, गहरे पानी से जीवन में तरंगों का रूप दिखाते हैं, जीवन में इतना छूट मिला अब शक सच्चों पे जाता है, प्रश्नों में इतना उलझी हूँ मन अनायास घबराता है, नारी नर की बस छाया है, तो क्यों चरणों में जीवन पाया है, क्यों ना समानांतर टिक जाए, इसी लक्ष्य को साध के जीवन में आगे बढ़ना है, अंकित हो नाम सितारों में अब आसमान पे चढ़ना है। मैं बीच में से कुछ थोड़ी सी भूल गई। तो मेरी पहली पुस्तक का नाम भी यही है, अंकित हो नाम सितारों में। अखबारों में तो मैं बहुत आ चुकी थी, अखबारों में तो कई कई बार छपी। तो कोई ऐसे मैंने ये जो संकलन होते रहते हैं कई कवियों के, मैंने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी कि संकलनों में, क्योंकि अखबारों में ही छप जाती थी। तो साझा संकलनों में मैंने कोई ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाई। परंतु अरुण गोरखपुरी साहब ने जब मेरे लिए कहा ना कि सब देखो तो खुली कविता लिखते हैं, अकेली भारतवर्ष में छंदबद्ध कविता लिखने वाली कवित्री, मतलब बड़ा कितना बड़ा वो मतलब एक सम्मान सा मिला। जी जी। तो मुझे बड़ा, मतलब मेरे मन से ना, मैं उस रात सोई नहीं, और रात को मैंने उनके लिए एक कविता लिखी कि मन शबरी सा कुछ पल को सानिध्य राम का पा गया। कि मन जो है ना, किसी का प्यार, किसी ने सानिध्य ये बोल देना कि तुम भी कुछ हो, कि मन शबरी सा कुछ पल को सानिध्य राम का पा गया, उलझा जीवन सुलझा गया, शबरी के मन बस एक लगन, पालूं दर्शन तो कटे जीवन, आएंगे राम मेरे आंगन, बस तरस विधि को आ गया, उलझा जीवन सुलझा गया। तो ऐसे मेरे मन से शब्द फूट पड़े। मैं उन्हें भैया बोलती थी, अरुण गोरखपुरी साहब को, और मैंने उन्हें दिल्ली आने का न्योता भी दिया था, परंतु उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, जो मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था। वो अखबार भी खत्म हो गया, क्योंकि वो ई पत्रिका थी जो कि होल सोल वही थे। तो मैं उनसे ना मिल सकी, सिर्फ ऑनलाइन ही जानना हुआ था। उन्हीं दिनों मेरे पेज पे बहुत सारे लोग मेरे को तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छा लिखती हो। तो ऐसे में एक जन प्रकाशन अखबार जो कि इंदौर से प्रकाशित होता था, ब्रिजेश दीक्षित उसके संपादक थे। मैंने आपको शायद आर्टिकल भी बोला था कि उनका ही एक अभिव्यक्ति मंच था, तो जिसमें वो व्हाट्सएप ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़े बड़े दिग्गज रचनाकार थे, कविता किरण जी थी, और डॉक्टर सागर त्रिपाठी, ऐसे
बहुत से बड़े बड़े चांद आखिर जिन्हें शायद वहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटी के कुछ हेड हैं बड़े। तो ये सब मैं सभी की कविताओं को जांचती थी और गलतियां निकालती थी और डांटती थी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे क्योंकि संपादक ने ही मुझे ऐसा दर्जा दे रखा था कि आप तो बहुत दिग्गज हैं, तो मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। तो और एक और भी बात कहना चाहूंगी, मैं तो फेसबुक से ही एक ग्रुप था, ये उसी समय की बात है कि एक ग्रुप था कविता लोग। तो आदरणीय राजेश राज, जो गोरखपुर के माने 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 जाने गीतकार हैं, राजेश राज जी, तो वो मेरे मित्र बने और हम हिंदी भवन में भी मिले। बनज कुमार बनज जी, बहुत बड़े दोहाकार गीतकार, वो भी मुझसे मिले और उनके भी गीत सुने। और ऐसे ऐसे तो उन्होंने मेरे को एक ग्रुप से जोड़ दिया कि मधु थोड़ा और परिष्कृत हो। तो उस समय फेसबुक पे एक ही सिखाने का ग्रुप था, वो था कविता लोग। आचार्य ओम नीरव को मैं आज भी हाथ जोड़ करके, क्योंकि उनकी लिखी हुई जो वो बताते थे साहित्यिक विधाओं के बारे में, उनके लिखे हुए हम उन साहित्यिक विधाओं का, क्योंकि कोई अपने ग्रुप में ये भी नहीं लिख के रखता कि साहित्यिक विधा को ऐसे किया जाता है या ऐसे समझना है या मात्रा भार ऐसे। तो मैं उन्हें ऑनलाइन गुरु के रूप में, मेरे पहले प्रथम गुरु हैं, पहले अरुण गोरखपुरी जी से तो मैं मिल नहीं सकी, परंतु ओम नीरव जी से मैं मिली थी सालासर बालाजी में। और एक और विजय गुरदासपुरी साहब, जो कि गजलों के बहुत एक्सपर्ट थे। तो अभिव्यक्ति मंच से भी पहले मैंने एक ग्रुप शुरू किया था, साहित्यिक धरोहर शब्द गर्जना, जिसमें मैंने सोचा कि मैं हिंदी का विभाग संभालूंगी और विजय गुरदासपुरी साहब उर्दू का। परंतु ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसको भी मैं थोड़ी तकलीफदायक है कि मेरे पति ने स्वीकारा नहीं इस चीज को। उन्होंने, मैं बहुत आहत हुई इस चीज का लेकर के, क्योंकि इसमें हमें पुरुष और स्त्रियां सब तरीके के लोग मिलते हैं। और आप जब साहित्य की नगरी में हैं तो आप सिर्फ स्त्रियों से तो राब्ता रख नहीं सकते, आपको पुरुषों से भी काम पड़ता है या उनके साथ। तो मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, जो मेरे लिए बहुत दर्द था। मैंने इस पे एक कविता लिखी थी कि जीवन एक कड़वी सच्चाई, अनुभव से मैंने जाना है, पाषाणों ने कब जीवन की छाया माया को जाना है। पाषाण मतलब जिनके हृदय, संवेदनशील हृदय नहीं है, वो कविता को समझ नहीं सकते। तो मेरे लिए बहुत दर्द का था। और बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार में सहयोग बहुत ज़रूरी है किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए, और ख़ासकर शादी के बाद पति का सहयोग बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ और दर्शक हमारे जुड़े हैं, उनका भी हम अभिनंदन करें। सबसे पहले तो समस्त हिंदी साहित्य संस्थान टीम को शतकीय पारी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी दार्जिलिंग से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे पटल के संयोजक हैं। बहुत-बहुत आपको आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम एक सशक्त टीम है, जो हम कार्यरत हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी प्रेरणा, आप सबके सहयोग से संभव हो पा रहा है। हमारे साथ पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीस अहमद साहब हमारे साथ लगातार बने हैं। अनीता बाला त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। और भी कुछ नाम हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं लूँ। पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुपेश कुमार हमारे साथ झारखंड से। देखिए, भारत के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं आज कार्यक्रम में, और ये ही हमारे कार्यक्रम की शोभा है, यही हमारी जो है उपलब्धि है जो आज प्राप्त हो रही। उषा किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। ये डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर होने के बावजूद क्लिनिक चलाती हैं और हमारे समय से, अपने समय से हमारे लिए समय चुराती हैं। आपका मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आपका आभार है कि आपने अपना इतना
क्रूशल टाइम हमारे लिए निकाला है, हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जी, मधुबाला जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अविनाश चंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक संदेश भी है। धन्यवाद है आज विभा जी, 100 बार बधाई, कितनी अच्छी श्रेष्ठ कवित्री से भेंट कराई। अरे ये तो सभी जानते हैं कि मधुबाला जी क्या है, लेकिन कुछ चीजें मधुबाला जी के बारे में जो कोई नहीं जानता, वो हिंदी साहित्य संस्थान के पटल के माध्यम से लोग जान पाएंगे। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो पतिदेव का कोई साथ नहीं मिला उस समय। मैं बहुत रोती थी, ये चीज़ को लेकर के मैं बहुत तकलीफ में थी कि मैं एक संस्था शुरू करना चाहती हूँ और संस्था का नामकरण भी हो चुका था, एक कार्यक्रम भी किया था। राजीव तनेजा जी भी सब लोग आए, कार्यक्रम भी किया। आज शायद 12 साल हो जाते उस संस्था को। परंतु फिर मैंने सोचा कि अगर कुछ नहीं होता तो मैं फेसबुक के माध्यम से ही एक ग्रुप अभिव्यक्ति बनाऊंगी जिसमें सिखाऊंगी, भले मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं या ना जाऊं, तो लोगों को सिखाने का कार्य करूंगी, खुद सीखूंगी, खुद मन। इस तरह मैंने 27 वैदिक छंदों को रोज लिखना और उससे उन पे काम करना शुरू कर दिया। सवैया छंद, धनाक्षरी के अलग अलग प्रकार मैंने लिख लिख के मैंने किताबें काली कर डाली और मैंने साथ साथ उनको सिखाने की एक कार्यशाला शुरू कर दी, तो जिसके मधुबाला जी, 400। ये जो छंद आप जानती थी, जो जिस छंद की आप ज्ञाता है, 26 छंद जो जैसा कि आपने बताया, तो ये छंद आपरूपी माँ सरस्वती का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ या आपने उसकी कहीं शिक्षा ग्रहण की? नहीं, मैं ये मानूंगी कि आज के आधुनिक युग में अगर आप चाहो तो इस माध्यम से, ये जो इंटरनेट है इसके माध्यम से आप अच्छी चीजें ले लो या फिर बुरी चीजें ले लो। तो छंद, मैं उन दिनों बहुत कम लोग जाते थे पुस्तक मेले, तो मैं पुस्तक मेले से छंदों की बुक्स लेकर के आती थी और कुछ खुद ही प्रैक्टिस करती थी। मेरा कोई गुरु उस समय पे नहीं था, परंतु मैंने उन्हीं को पढ़ पढ़ के मैंने अपने आप को साधना शुरू कर दिया। वो साधना ऐसी थी कि मैं रात रात भर सोती ही नहीं थी, मैं लिखती ही रहती थी सारे टाइम, यही था। और सवैया छंद की बात करूंगी कि क्योंकि मैं सिखों के घर में ब्याही हूँ, तो सवैया तो गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ज्यादा है और मैं गुरु ग्रंथ साहब में प्रार्थना करती थी तो उसमें सवैया छंद था। मेरी माँ भी गुरु को ही मानती थी, हालांकि हम हिंदू घर से हैं, परंतु वो गुरुओं को मानती थी। तो सवैया हमारी प्रार्थना है कि पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम कुरान पुराण अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र भेद सभे बहु भेद किए हम एक न जान्यो, सीरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो है बखान्यो। तो सबने तेरे को तेरा ही बखान किया है, भले वो शास्त्र हो चाहे कुछ हो। तो मेरे को तो मतलब वैसे ही मेरे को इन सब की धुन आती थी, सवैयों की भी, दोहे की भी। मैं धुन पे साध लेती थी, मात्रा भार भी सीखती गई और धुन पे, क्योंकि मेरे को इसकी धुन आती थी तो बहुत आसान रहा। बिल्कुल अब जैसे ये। जी मधुबाला जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती की असीम कृपा रही है आपके ऊपर। जी, तो अब आप सोचिए, ये धुन आती थी तो मैंने इस पे लिख दिया कि जो प्रभु साथ रहो तुम तो हम संकट से बच प्राण बचाएं, आफत जो घन से बरसे तो राम कहो किसके घर जाए, हाथ पसार रहे जग में सबके घर धान हम ही पहुंचाए, कौन सुने फरियाद महाप्रभु और कहाँ फरियाद सुनाए। किसानों वाह की भी व्यथा मैंने सवैया में ही लिख दी। तो सवैया छंद एक ऐसा छंद था। फिर मैंने सवैया के आपको इंटरनेट छानोगे 14 प्रकार के सवैया मिलेंगे, परंतु मेरी खोज इतनी रही कि मैं जिस किसी देश गई या जिस किसी भी आध्यात्मिक जगह पे गई, वहां मैंने 20 प्रकार के सवैये जानती हूँ मैं। लोग 14 प्रकार तक के आज तक की उसमें होते हैं, परंतु मैं 20 प्रकार के सवैये जानती हूँ। वाह, क्या ये बात।
जी, तो सवैया में साधना शुरू किया अपने आप को, लिखना शुरू किया, कविताएं भी लिखती गई, लोगों को लिखाती गई, एक कार्यक्रम शुरू किया चित्र अभिव्यक्ति। मुझे लगता था कि जो जितने लोग हैं ना, अ, कई लोग कहते थे हम पहाड़ों में गए क्यों, नावल लिखना था। तो मतलब प्रकृति जो है वो आपको लिखने पे मजबूर कर देती है। तो इसी तरीके से क्या चित्र नहीं करता? तो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया जो बाद में बहुत सारे मंचों ने अपना लिया, चित्र अभिव्यक्ति। व्हाट्सएप, मुझे लगता है ये व्हाट्सएप पर शुरू हुआ था और उसकी अभिव्यक्ति मैंने भी की है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं, मैंने तो फेसबुक से ही किया था। व्हाट्सएप पर भी होता था और वो अभिव्यक्ति मैंने भी की है और हमारे साथ एक संदेश आया है बहुत प्यारा, मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। उसके जी, बाद हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे और कुछ फरमाइशें हैं, थोड़ी गजल सुना दीजिए, कुछ और कविता सुना दीजिए। तो इस तरह की फरमाइशें आ रही हैं और एक अनीस साहब का एक बहुत प्यारा संदेश है आपके लिए। सुना है उसके लबों से गुलाब झड़ते हैं, वो मधु मधुबाला लबाना जी ही है। और बहुत गुलशन ग्रोवर जी ने धन्यवाद है। लिखा है वैदिक गणित हमने भी सीखा है। ये छंद की बात हो रही है गुलशन ग्रोवर जी, गणित की बात नहीं हो रही है। और सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरी बहुत प्यारी सखी, बहुत अच्छी कवित्री और गीतों की महारानी मैं कह सकती हूँ, आने वाले समय में जरूर ये बनने वाली है, आशा साहनी। बहुत बहुत अभिनंदन, मऊ उत्तर प्रदेश से और जुड़ी हुई है हमारे साथ। और व्यास नारायण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप सभी बने रहे, हमारे कार्यक्रम को शेयर करते रहें और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें तो आप हमारे नए कार्यक्रम देख पाएंगे। राजीव अग्रवाल जी पुनः आपका अभिनंदन। जी मधुबाला जी, फिर क्या हुआ? मैं बात ही भूल गई। कुछ सवैया बात हो रही आपने थी। और जो सवैया है वो गुरु ग्रंथ साहब में है और वहाँ से एक प्रेरणा स्रोत, और मैंने कहा कि माता लक्ष्मी सरस्वती की असीम कृपा आपके ऊपर रही है, जिसकी वजह से इतने छंद, 20 छंद आप जानती हैं, एक छंद नहीं, पकड़ना मुश्किल होता नहीं, है। नहीं, नहीं, सवैया सवैया 20 प्रकार के। 20 प्रकार की सवैया छंद है। सवैया ये अलग है। हाँ जी। उससे गुण आपके अंदर हैं तो ये बताता है कि आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत गूढ़ता से उसको अपनाने की कोशिश की, खोजा, जो खोज है आपकी। तो आपने अपने स्टूडेंट भी बनाए होंगे, जी, आपके बहुत से। बहुत सारे ऐसे जी, छात्र जी। छात्राएं रही होंगी जो बहुत आपने उनके लिए काम किया होगा। तो और मैंने एक बात और कही थी कि कई बार क्या होता है कि आपके जो छात्र छात्राएं हैं जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो गुरु को भूल जाते हैं। तो ये परंपरा हमारे भारत की रही नहीं है। भारत में गुरु शिष्य की पुरानी परंपरा है। इस बात को आप किस नजरिए से देखती हैं और कैसा महसूस होता है आपको? कई लोग जुड़े थे जो मंच पे, जिनको मैं मात्रा भार बैठ बैठ के सारी रात रात भर में, मतलब जो वो कविता लिखते थे उनका कोलाज बनाती थी, उनको मात्रा भार भी कोलाज में बना बना के भेजती थी कि भाई ये आपने करना है। एक, क्योंकि मैं शिक्षक तो रही हूँ, मेरे पति बहुत सन 2000, सोच लीजिए 24 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका गए थे सन 2000 में। मैं तब से इंटरनेट से जुड़ी हूँ, सन 2000, 24 साल हो गए पूरे। और फेसबुक सन 2004 में शुरू हुआ था। उससे पहले हम ऑर्कुट से, उनके ऑर्कुट के थ्रू या फिर yahoo.com के थ्रू अपने हस्बैंड से मैं बात करती थी। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो सन 2000 से पहले की बात है, 98 की बात है। 98 में भी मैं लिखती रही और बच्चों को पढ़ाती रही। क्या करती कि दो मेरे बच्चे थे और साथ में स्टूडेंट आते गए, तो उनको भी पढ़ाने का मेरे को शौक था, तो कितने ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो उसी तरीके का मैंने ये समझ लीजिए एक स्कूल खोल लिया। अभिव्यक्ति एक स्कूल है, एक शिक्षा संस्थान है जिसमें कि ऑनलाइन आपको शिक्षा दी जाती है।
इसमें से कुछ लोगों ने तो याद रखा, कुछ लोग होते थे चैट के अंदर होते थे, चैट के थ्रू सिखाती थी, चैट में ग्रुप चैट होती थी जिसमें मैं सिखाती थी। कुछ तो मानते थे और कुछ लोग समझते थे कि हमने तो ये शायद अपना ही सहज रूप से आ गई, वो कभी नाम भी नहीं लेते थे जिनकी मैं रचनाएं ठीक करती थी। तो बहुत तकलीफ होती थी इस बात को सोच करके। मुझे सबसे अधिक एक शिष्य के रूप में अगर किसी ने सम्मान दिया है तो उषा किरण जी, जो डॉक्टरेट हैं और 7-8 बुक्स लिख चुकी हैं, और शुरुआत मैंने उन्हीं से। उषा किरण जी ने ये बात लिख दी है ऑनलाइन कि मैं दीदी की शिष्या हूँ, और मैं आपको फ्लैश करके दिखाती हूँ, ये संदेश आया उषा किरण जी का। जी जी, उषा, डॉक्टर उषा किरण हैं और वे 8 के करीब बुक्स लिख चुकी हैं। गुरु से आगे निकल गई हैं। मेरी तो इतनी बुक्स नहीं आई, मैं तो 2 ही लिखी हैं, और 2-4 जो पहले अभी अभी लिखा हुआ तो बहुत है, परंतु पुस्तक के रूप में नहीं है। और उसके अलावा रजनीश गोयल जी, और अविनाश चंद्र मिश्र जी, अभय सिंह अभय जी, और नीलोफर नीलू, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने कि मुझे ये सम्मान तो दिया कि हाँ। और उसके बाद मेरे लिए सबसे एक और बड़ा मैं सम्मान बताना चाहूंगी कि मैं साधना टीवी पे गई। आप हैं ना अभी? हेलो। हाँ, मैं साधना मैं सुन टीवी पे रही हूँ, गई मैं सुन रही हूँ। तो दीप चंद्र गुप्ता, उसने साधना टीवी के जो करता धरता है उनके सामने वो मुझे गले में अंग वस्त्र पहनाते हुए उसने मेरे पैर भी छुए और ये बोला कि दीदी, आप मेरी गुरु हैं। तो इतना मतलब टीवी के प्रोग्राम में सबके सम्मुख उसने पैर छू करके मेरे को ये सम्मान दिया। मैं उस टाइम कह नहीं सकती कि मैं कैसे, मैं बड़ी मुश्किल से कार्य कर पाई क्योंकि रोना ही आ गया मुझे। मैं मतलब गई थी प्रोग्राम के लिए और मैं रोने लग गई क्योंकि इतना सम्मान ये आपके शिष्य ही आपको ये दिला सकते हैं। आप करते हैं तो आपकी तपस्या सार्थक हो जाती है। एक भी शिष्य अगर ये कह देता है ना कि आपने हमारे लिए किया, देखो हम अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार नहीं होते। सच्ची बात कहें तो माँ बाप जिन्होंने अपना पेट काट करके हमें इतना कुछ दिया, हम कई बार तो ये भी कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला था। तो ऐसा ही लगता है कि परंतु गुरु बनते ही रहेंगे, भले कोई माने या ना माने, वो अपना कार्य करते रहेंगे और शिष्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे। वो अपना कर्तव्य नहीं भूले, वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। तो माँ बाप के जगह पे माँ बाप के तुल्य गुरु को रखा जाता है। ये मेरे को बस 2-4 ही लोगों ने भी अगर मेरा सम्मान मधुबाला कर जी, दिया। अगर मैं सरल शब्दों में आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसे शिष्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गुरु की महिमा को नकार देते हैं, या उन गुरु के लिए वो नतमस्तक नहीं है? एक अगर कुछ शब्दों में आपको उनके बारे में कोई संदेश देना हो तो क्या देना चाहेंगे? नहीं नहीं, पर मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूंगी, उन्हें भी गलत नहीं कहूंगी कि कुछ लोग अंदर से रखते हैं, परंतु शायद वो इतने बड़े हो जाते हैं मंचों पे कि उन्हें ये कहने में ये होती, क्योंकि गुरु क्या है, वो बिहाइंड द कैमरा है। आई एम बिहाइंड द कैमरा, आई एम नॉट एट द प्रेजेंट, आई एम नॉट ए कवित्री ऑन मंच, आई डोंट गो टू, मैं जाती नहीं हूँ किसी मंच पे, जा नहीं रही मैं, परंतु मैं पीछे रह करके एक कार्य कर रही हूँ। तो वो जब बहुत बड़े भी बन जाते हैं तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर ये कहेंगे कि अरे मधुबाला हमारी गुरु है या हमने उनसे सीखा है, तो शायद ये अच्छा ना हो। तो अंदर से मन में मानते हैं। कभी कभी मैं उस दिन मेरा बड़ी तकलीफ में आ गई थी मैं। कौन है मेरे गुरु? आचार्य ओम नीरव। मैंने उनके जन्म दिवस पे, मेरा भी 20 जून का जन्मदिन है, आचार्य ओम नीरव का भी 20 जून का जन्मदिन है। और किनका है नीरव,
कौन से नीरव हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को उनका, प्रज्ञान पुरुष जिन्हें कहते हैं, मेरे नाम में जी, आदरणीय सुरेश नीरव। हाँ, सुरेश नीरव जी का भी 20 जून का ही जन्मदिन है। और तो सब लोग लिख रहे थे, तो एक बाहर का व्यक्ति जो कि मेरा शिष्य भी नहीं था, उसने लिखा कि अभी व्यक्ति मंच को चलाने वाली और एक बहुत बड़ी शायरा, और जब उसने लिखा तो मेरा बड़ा मन सा ऐसा हो गया कि सिर्फ नीलोफर नीलू ने लिखा कि गुरु सम दीदी। तो मैंने कहा कि शायद मैंने मैंने गुरु बन के बैठना ही नहीं उचित समझा। मैंने गुरु कहलाने का एक एहसास ही नहीं कराया। एक बड़ी दीदी बन के मैं बच्चों के 60 साल, मेरे को बड़ा वो हुआ था। एक बार मेरे पार्क में ही मैं कार्यक्रम कर रही थी, तो एक बूढ़े से व्यक्ति वो पार्क में खड़े हुए थे, वो हमारे पास आए और बोले कि मैं ऑनलाइन आपका शिष्य हूँ, और वो मुझसे उम्र में बड़े थे। तो उन्होंने आकर के चरण वंदन किया। अब मैं क्या करती, हाथ तो उठ ही गया, क्योंकि आपकी उम्र क्या है या क्या है। तो वो शायद कोई 65 साल के होंगे और मैं उस टाइम पे 55 के करीब थी। तो मैं अब क्या करती, उनके सर पे मैंने हाथ रखा और उन्होंने अपनी एक पुस्तक दे करके मेरे साइन करवाए कि इस पे दीदी अपना साइन कर दीजिए। तो बाकी लोग हंसने लगे कि दीदी आप मतलब ये तो इतने बुढ़े हैं और आप, मैंने कहा उन्होंने मेरे साथ यही था सिर्फ कि किसी ने ऑनलाइन सीखा है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया में मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी लोग मुझे जानते हैं। तो वो बोली कि मैं आपको ऑनलाइन, मैं तो सीखती थी आपसे। मैंने कहा अच्छा। तो उसने अपने घर बुलाया, मेरी बड़ी बहन को भी उसने बताया कि भाई मधु जी से तो लाखों लोग सीखते हैं। मैं बड़ी अचंभे में आ गई कि मैं मतलब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इतने लोग सीखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई, ये एक ऐसा, जैसे आपसे भी बहुत शिक्षित होते होंगे या आपकी भी रचनाओं से लोग बहुत होते होंगे, परंतु ऐसे सामने नहीं पता उस चीज का। तो वहां पे मेरे को सम्मान मिला। तो किसी भी, मतलब किसी भी उस पे मिल सकता है आपको सम्मान। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो 20 जून को मैं बहुत आहत थी, मैं जा नहीं रही थी, मैं रोने ही लग गई कि यार मैं भी तो सिखाती थी। 2 साल से पति की मृत्यु के बाद मैंने बंद किया हुआ है, मैं सिखा नहीं पा रही। तो किसी ने भी नहीं लिखा कि, मतलब यही है ना कि जब तक आप सामने हो तब तक लोग याद रखेंगे, जब आप आंखों से ओझल हो गए तो भूल गए। मैं तो नहीं भूलती, मैं तो अपने गुरु को नहीं भूलती। आज मुझे मेरे गुरु, भले ही उन्होंने थोड़ी बहुत गजलों में मेरी मदद करी या बताते थे, या फिर वो मेरे से सिर्फ काफिया ही निकलवाते थे, तो विजय गुरदासपुरी उर्दू के मेरे गुरु रहे। ऐसे ही आचार्य ओम नीरव, वो मेरे छंदों और उसके गुरु रहे। तो भूलना नहीं चाहिए कभी भी, मेरे ख्याल में गुरुओं को। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे भारत की परंपरा भी रही है कि गुरु को जी हम अपने माता पिता ईश्वर से भी ऊपर रखते हैं। रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कंचन चौबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजीव जी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, हाँ, का भी अभिनंदन है। और कृतिका शुक्ला प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि एडवोकेट हैं और हमारे हिंदी साहित्य संस्थान की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अभय सिंह अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और विष्णु शंकर लाल निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है। आदरणीय दीपांजलि दुबे दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आप आज के कार्यक्रम को देखने आए हैं। और आप सभी को बताते हुए मुझे पुनः बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारी आज शतकीय पारी है, 100 एपिसोड किरदार जिंदगी के आज पूर्ण हुए हैं, आप सबके सहयोग की वजह से। मधुबाला जी, क्या हम थोड़ा सा कार्यक्रम के रुख को बदलते हुए गजल की तरफ चलें? जी अवश्य।
आप मैंने वैसे आज कुछ गजल निकाली थी, क्योंकि तरन्नुम में मैंने बहुत सारी लिखी नहीं है, और जो लिखी है वो तो उनकी तरन्नुम इतनी अच्छी बन नहीं पाई, तो एक गजल जो कि मेरी बहुत अच्छी तरन्नुम में भी बहुत अच्छी बैठी, तो वो मैं जी आपको सुना देती हूँ। जी जरूर। अब झुकी इश्क नजरें, झुकी नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। झुकी नजरें कयामत है, मोहब्बत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा ना कुछ बोले। आप भी वैसी बैठी हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं कि हथेली पर टिका कर वो हंसी मुखड़ा न कुछ बोले। ये दिल कैसे सबर रखे, शरारत हो ही जाती है। अब आप ही के लिए एक शेर है, आप इतनी सुंदर हैं तो। है उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में। है उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में। मैं गाना गा नहीं पाती। कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय ले लें। वैसे भी वो हुस्न के चर्चे और तारीफ जब आप कर रही हैं तो वो कुछ बात तो उत्पन्न जरूर होगी। कोई बात नहीं। कि है उनके हुस्न के चर्चे अजी सारे जमाने में। फना होते हैं परवाने, बगावत हो ही जाती है। जब किसी के हुस्न के चर्चे इतने हो जाए तो परवाने तो आएंगे ही। अब आपके लिए एक और शेर है। मैं थोड़ा गा के नहीं गा पा रही, क्योंकि मेरे जैसे ही मैं स्वर उठाती हूँ तो मुश्किल हो जाती है। नहीं नहीं, कि कोई बात। जहां जहां रखते कदम वो उस जगह हम गुल बिछाते हैं। जहां रखते कदम वो उस जगह हम गुल बिछाते हैं। दीवानेपन में हमसे ये हिमाकत हो ही जाती है। भला कैसे न हो सजदा, इबादत हो ही जाती है। अब ये मक्ते पे आ रही हूं कि है मधु ये इश्क ऐसी शय, जमाना कब इसे समझा। मधु ये इश्क ऐसी शय, जमाना कब इसे समझा। वाह वाह वाह। है मधु ये इश्क ऐसी शय, जमाना कब इसे समझा। दो रूहों को मिलाने में खिलाफत हो हो ही जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कि जब अगर कोई किसी से प्रेम करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो पता नहीं क्यों पूरे जमाने को तकलीफ है कि खिलाफ हो जाते हैं। तो उसी पे ये है कि दो रूहों को मिलाने में खिलाफत हो ही जाती है। हो ही जाती है। इसके बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर। सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, सबने वाह वाह की झड़ी लगा दी है। खूबसूरत मतला, खूबसूरत मक्ता कहा है आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने। पुष्पलता जी ने कहा है क्या बात है, और गुलशन गोवर जी ने देखिए तालियां बजा दी इतनी सारी, आप देख पा रही होंगी। और मैं आदरणीय भी धन्यवाद करना चाहूंगी अनीस अहमद साहब का, अविनाश चंद्र मिश्र जी का, और उषा किरण जी का,
जो लगातार मेरे लिए कमेंट कर रही हैं और बहुत ही प्यारी हैं। मैं उनको हर दिन आशीर्वाद देती हूँ कि आप इतिहास में जानी जाओ, जी, इतना बिल्कुल। इतना लिखो कि इतिहास में जानी जाओ। उन्होंने ऐसे। उन्होंने बताया है कि आपके ही आशीर्वाद से 11 पुस्तकें उनकी आई हैं। और हाँ जी। अवधेश कुमार सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नीलम पोद्दार जी जुड़ी हुई हैं, जो कि मेरी जेठानी हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मधुबाला जी, यही परिवार होता है, जो परिवार आप जो काम कर रहे हैं, परिवार आपका सपोर्ट करता है। अगर परिवार को अच्छा लगता है कि आप आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो वो संबल है जिस संबल से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमारे साथ श्यामराव धर्मपुरीकर जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। चंद्रशेखर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। मैं कह रही थी कि जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो इकबाल जी का वो शेर पढ़ा था, और कारण उसका ये था कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ईश्वर है जो आपको रास्ता भी देता है और आपकी उन्नति भी कराता है। उसी के बदौलत आज 100वां एपिसोड हम पूरा कर पाए। इतने सुंदर गज़ल के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ। कार्यक्रम के हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर अब विदाई का भी समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी ना जाओ रूठ कर, कि जी अभी भरा नहीं। तो अभी जी भरा नहीं है, बहुत सारी बातें हमको करनी है। मधुबाला जी, अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, क्योंकि जी। आप हम किरदार से बात कर रहे हैं, किरदार के पूरे व्यक्तित्व से, बचपन से लेके अब तक की जो आपकी आयु है, बचपन में आप संजीदा थी या नटखट थी? क्योंकि ये मैं सबसे पूछती हूँ। ये मैं सबसे छोटी थी अपने घर में, जब तक मेरे से छोटा भाई नहीं आया था। तो उसने मेरा ये जो एक छत्र शासन था वो हटा दिया उसने। सबकी लाडली चहेती आशा दीदी, विमला दीदी, नीलम दीदी, गिरीश भैया, निम्मे भैया, प्रशांत भैया, ये सारे मुझे इतना प्यार करते थे कि मैं सर पे चढ़ा रखा था मुझे। मेरे पिता का ही नाम दिया हुआ है मुझे मधुबाला। तो वो ऐसे ही बोलते थे मधुबाला गरम मसाला, ऐसे करके मेरा नाम उन्होंने। तो मैं क्योंकि बहुत शरारती थी और मैं बचपन से ही ना एक एक छोटा सा थैला टांग करके घूमती रहती थी कि मैं कुछ लिख रही हूँ, जैसे मैं कोई राइटर हूँ। तो मैंने अपनी सहेलियों में स्कूल में मैंने एक वो भी, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा पीछे शरारतें करने में बहुत मजा आता था। तो मैंने एक बोला मैं एक मेरा अखबार है, मैं उसकी रिपोर्टर हूँ। अखबार का नाम भी रखा था, सुनिएगा। उस अखबार का नाम मैंने रखा था चुगली टाइम्स। जिसमें मतलब जो जितनी जितनी हो सकती थी हम बातें लिखते थे। और मैं उसकी संपादक थी चुगली टाइम्स की। तो मैं सबकी शिकायतें करने वाली। मेरे पापा मेरे इसको बुला करके, मधु बाकी के बच्चे मतलब बच्चों की जो भी पूछनी होती थी तो मुझसे पूछते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो मैं ही सबकी शिकायतें लगाती थी, शिकायतें लगाने का ठेका मेरा था। और हर जगह मेरे, इसलिए मैंने जब अपना साहित्यिक सफर शुरू किया तो मैंने सोचा कि मधु तो मेरा नाम है और मधुबाला मेरा तखल्लुस है। और शादी के बाद मैं लबाना हो गई, तो अब मुझे ऐसा लिखना पड़ा कि मधु मधुबाला लबाना। कई लोग बोलते हैं मधु लबाना क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा या तो मुझे मधु मधुबाला नाम से जानो, क्योंकि ये तो मैं अलग नहीं कर सकती, ये मेरे पिता का आशीर्वाद है जो कि मेरे साथ ही रहेगा। मैं मैथमेटिक्स में बहुत पुअर थी, बाकी लिखने हिंदी में और इंग्लिश में, इन सब में मेरे को कोई मुश्किल नहीं थी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर आशा चोपड़ा बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह दिया उन्होंने। और मेरे से इमीडिएटली बड़ा मेरा भाई आचार्य गिरीश कंधारी, बहुत ही ज्यादा, हालांकि 2 ही साल बड़ा था, पर 5वीं के बोर्ड में वो ही मुझे पढ़ा के और साथ में लेकर के जाता था। मेरे भाई ने भी मेरे को बहुत प्यार दिया है। बड़े भाई ने तो मेरी शादी ही मेरे बड़े भाई ने की है। तो मैं क्या बोलूं, मेरा परिवार, मेरी विमला दीदी, मेरी नीलम दीदी, इन सब का मैं तो लाडली थी बहुत ज्यादा। और आज तक, हाँ, मैं ये बात कहना चाहती थी कि जब मेरे पति ने अ, जब मेरा अभिव्यक्ति मंच का चौथा वार्षिकोत्सव था, तो मेरे पति देव, क्योंकि सुबह अविनाश चंद्र मिश्र जी पीलीभीत से सुबह ही आ चुके थे, तो मैं हिंदी भवन में कार्यक्रम था,
जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो अविनाश चंद्र मिश्र आए तो हमें टैक्सी नहीं मिली, तो मेरे पतिदेव ने कहा कि मैं ही छोड़ आता हूँ। तो बहुत सारे खाने के डब्बे जो मैं पुरस्कार वितरण करती हूँ या कुछ थे, तो ये सब लेकर के मेरे पतिदेव मेरे साथ चले चौथे वार्षिकोत्सव में। तो तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बीवी एक ऐसा जिम्मेदारी का, तो उन्होंने पता है क्या बोला कि अगले साल से सारे कार्यक्रम का अब मैं करूंगा। और फिर मैंने उनकी ही आज्ञा से, आप भी आई थी उस कार्यक्रम में, हमने अपनी ऊपर की फ्लोर पे ये कार्यक्रम किया और मेरे पति ने मेरा बहुत साथ निभाया, परंतु कोरोना उनको ले गया। तो मैंने फिर ये कसम खा ली कि मधु, भले ही 2 वर्ष या 3 वर्ष उनका साथ रहा, उनके नाम से ही मैं कवि सम्मेलन कराया करूंगी। इसलिए ये मैं तीसरा कवि सम्मेलन मैंने उनकी पुण्यतिथि पे करवाया और उनको समर्पित है। और जिनकी कृपा से आज मैं इतने बड़े घर में रह रही हूँ, जिन्होंने हमें, जो कुछ भी है, गुस्सा आता है ठीक है कोई बात नहीं, परंतु ढलता भी है। जो बहुत कहते हैं ना झाग की तरह, जिन्हें उफान के साथ गुस्सा आता है, उनका ढलता भी बहुत जल्दी से। तो इसी प्रकार मैं अपने पति की, उनकी सहमति मिल गई, मेरी कविता को उनकी सहमति मिल गई। बस ये यही आपके मेरे जीवन जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी जो चीज आप चाहती थी कि बहुत वर्ष जी पूर्व वो चीज मिले, वो बाद में मिली, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उनके जीते जी आपको ये सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए भी जी आपको संतुष्टि जरूर होगी। राजीव तनेजा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। दुर्गा नागले जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। अनीस साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विनीता साहनी ने भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और सभी शतकीय पारी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी का विशेष आभार। मधु जी, चलने का समय हो गया है, हालांकि मन तो नहीं कर रहा, क्या कुछ चलते चलते हमें सुनाना चाहेंगे आप? एक बहुत अच्छा गीत है जिसमें मेरी स्टूडेंट ने उसकी धुन बनाई, आशा जी लता यादव। आशा लता यादव बहुत अच्छी कवित्री, बहुत ही प्रतिष्ठित, हमारे ग्रुप की एक कोहिनूर कह लो, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो धुन उन्होंने बनाई और लिखा मैंने। मैं उस गीत को सुनाती हूँ क्योंकि आप समापन एक सुंदर मधुर गीत थे और कोशिश करती हूँ थोड़ा बोल पाऊँ, ठीक है? तो आपके संदेश से ही होगा, लेकिन अभी कुछ आप सुनाना चाहती हैं तो हमें जरूर सुनाएं, क्योंकि हम भी जी बहुत लालची किस्म के इंसान हैं, हमारा जी भरता नहीं है। जी जी, तो उसकी धुन उनकी है, गीत मेरा। स्वागत। हे अनुरागी है पागल मन, क्यों नित गूंथ रहा है सपने, तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी हे पागल मन, अरुण प्रिया चंचल से नैना, हाथों में पुष्पों की माला, परिणीता मैं बनूं पिया की, सोच रही है चंचल वाला मिलन की बेला, सोच सोच कर तन मन भी अब लगा है तपने, तेरी सुध क्या वो भी लेंगे जिनको मान रहा है अपने। हे अनुरागी। जी मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी, बहुत लंबा क्या हो बात है, जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी आनंदित हैं, सभी भाव विभोर हैं। और मुझे लगता है कि आज जिस मधुबाला जी को हमने सुना, हमने समझा, हमने जानने की कोशिश की, वो मधुबाला जी बाकी दिनों से थोड़ी सी अलग है।
और कुछ चीज़ें होती हैं उनके किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं होती हैं। किरदार ज़िंदगी का काम है किरदार को खंगालना, उनके बारे में तफ्तीश करना, उनके बारे में जानकारी अर्जित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति से हम ये कार्यक्रम करते हैं और जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा हुआ होता है उन्हें उभारने का हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए, हमारी पूरी टीम को गर्व होना चाहिए कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद अलग है इसलिए क्योंकि विशेष लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं या प्रचलित हैं या बहुत नेम फेम वाले हैं, वैसे लोगों को सभी आगे लेकर आते हैं और लाना भी चाहते हैं। लेकिन किरदार ज़िंदगी यानी कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति की इज्जत करता है, उनका सम्मान बढ़ाता है और उन्हें अपने कार्यक्रम में सबसे पहले शीर्ष पे रखता है। तो अपने आप को भी बधाई देने का ये अवसर है क्योंकि आज शतकीय पारी है। उषा किरण जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर उषा किरण, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव तनेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश चंद्र मिश्र जी हमारे साथ लगातार पीलीभीत से बने हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। और शतकीय पारी की सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मधुबाला जी, अगर दुर्गा नागले जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, केपी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए और जिनका नाम अगर रह गया हो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अन्यथा ना लें। सभी का विशेष आभार। मधु जी, क्या कोई ऐसी घटना आपके जीवन की है जो आप चाहती हैं कि हमारे कार्यक्रम से आप साझा करें? कोई ऐसी बात? एक घटना जरूर साझा करनी चाहूंगी क्योंकि मेरी जो बेटी है नेहा, वो फेमिना मिसेस ऑस्ट्रेलिया के खिताब से नवाजी गई। 2024 की फेमिना मिसेस ऑस्ट्रेलिया है और लेखन से लेकर के गाना हो, नाच हो और कंप्यूटर्स हो, सब तरीके से उसने, तो ये मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा खिताब अर्जित किया। ये मैं साझा करना चाहूंगी आप सबके साथ। बहुत और सारी बच्चों को इस बात के लिए जी, तो मैं एक छोटा सा एक तो आप बहुत प्यारी हैं, मैं आपको क्या बोलूं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आप मेरे कार्यक्रम से ही मतलब मुझसे जुड़ी 3 या 4 साल हो गए मेरे ख्याल में, 4 साल पहले से। और दिन पर दिन आप रातों रात तरक्की करती गई और आगे बढ़ती गई और ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। मेरा शुभाशीष आपके साथ है। और माँ के लिए मैंने आज कोई शब्द नहीं बोले थे, तो एक लाइन अपनी माँ के लिए बोलना चाहूंगी कि ये शब्द भी छोटे पड़ जाते जब माँ का वर्णन आता है। ममता मई के चरणों में मस्तक मेरा झुक जाता है। अपने गर्भ में सींच सींच के तूने इस जीवन को आकार दिया, तभी तो जगजननी तुझे देवों सा पूजा जाता है। निर्बल निर्बल काया को रक्त सींच तूने जीना सिखलाया है। सारे वेदों का ज्ञान सभी तेरी ममता से पाया है। तू ज्योति पुंज, तू रब समान, क्या क्या ना तुझ में पाया है खुश नसीब हर वो प्राणी जिसके सिर माँ का साया है। जिसके सिर माँ का साया, कि जिसके ऊपर माँ का साया होता है वो खुश नसीब है। बिल्कुल, ये कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर आपकी रचना और तमाम जो बातें हमारी हुई हैं आज बहुत ही सार्थक हुई हैं। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत ही उम्दा जी कवित्री मेरी हैं। बेटी है, जी मेरी बेटी है ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, ये नेहा शर्मा आपकी बेटी नहीं है, ये नेहा शर्मा बहुत अच्छी कवित्री है और मेरी बहुत अच्छी सहेली है और वो जो है और बहुत अच्छी एंकर हैं। कई बार किरदार ज़िंदगी में उन्होंने एंकरिंग की है। और सुधा गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जावेद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनीता सहाय, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहूँ कि आपके 100,000 लाख एपिसोड हो, भगवान करे आप इतने दिनों दिन, क्योंकि मैंने देखा है मेरा आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। वो आप उषा किरण से जान सकती हैं, वो एक
कुछ नहीं लिखती थी, आज 11 बुक्स कह रही है ना, 11 बुक्स लिख के बैठी है। तो आपको मेरा बहुत बहुत आशीष, और आप मेरी बेटी के बराबर ही हैं, छोटी हैं आप हमसे बहुत, तो बहुत बहुत। और बड़ों को आजकल लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए तो हमें किसी को कोई हमें बड़ा ना कहे, आशीष देना। तो पहले ये होता था कि लोग किसी के पैर छूते थे, वो हटाते नहीं थे, सर पर हाथ रखते थे। तो मैं ये कहती हूँ, ये परंपरा, अगर किसी ने आपके पैर छुए और वो भले ही उम्र का कुछ भी हो, तो आप अगर छोटे भी हो तो उसके सर पे, पैरों को हटा ना ले, उसके सर पे हाथ रखें और जितनी आशीष दे सकते हैं वो देना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत आशीष, आपका कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और बहुत इसी बहुत तरह। हाँ जी, बहुत जी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत सुंदर बातचीत रही और बहुत सारे उम्दा कलाकार, उम्दा कवि, कवित्री, साहित्यकार सभी हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं और ये हमारे कार्यक्रम की खास बात भी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सभी अपना प्यार बनाए हुए हैं शुरू से ही। और शतकीय पारी की पुनः पूरी टीम को शुभकामनाएं। हमारी टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर है और जल्दी एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम ऑनलाइन करेंगे जहां पर कुछ किरदार को हम एकत्रित करेंगे और वो अपना अनुभव साझा करेंगे। निरुपमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, आप सभी का विशेष आभार। और किरदार जिंदगी की शतकीय पारी में आदरणीय मधुबाला जी को कार्यक्रम में लाने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। आज हम चलते फिरते पाठशाला को हमने देखा और बहुत कुछ इनसे सीखने की बात है, क्योंकि जब आप करीब इनके जाएंगे तब आपको इनकी जो महानता है, इनकी जो गहराई है इनके जीवन की, और जितना प्यार इनके आंचल में है वो सब प्यार आपको मिलेगा, हम सबको मिलता है। और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो इनका सहयोग, इनका प्यार, इनका दुलार सब मिल रहा है। और ऐसे ही आप पाठशाला चलाते रहिए, नई नई जो पौध है उन्हें खिलाते रहिए, उनके जो उनके फूल की जो खुशबू है, उस खुशबू से पूरा जो समाज है, देश है, वो इसी तरह दुनिया रोशन रहे। आपका बहुत बहुत आभार। समस्त टीम को पुनः शुभकामनाएं और पटल से जुड़े हुए सभी महानुभाव का विशेष आभार। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए। अगली बार नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।